25 जून 1975 रात के करीब 12 बजे थे और दिल्ली के अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। प्रेस को ब्लैकआउट कर दिया गया और जब सुबह हुई तो देश के लोगों को पता चला कि उनका संविधान रात के अंधेरे में सस्पेंड कर दिया गया है। और इसे सस्पेंड किया था तत्काल प्रधानमंत्री और वर्तमान लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी ने। Not taken any powers whatsoever. We are functioning absolutely within the Constitution. All we have done is to detain a number of people. ये इमरजेंसी थी और ये लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे पिछले 50 सालों से देश के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। लेकिन अब एनसीईआरटी ने क्लास 9th की नई सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में इमरजेंसी को शामिल किया है, पहली बार किसी मेन स्ट्रीम करिकुलम में। ये एक वेलकम स्टेप तो जरूर है, लेकिन आज हम सिर्फ एनसीईआरटी को बधाई देने नहीं आए हैं। आज हम वो सब कहेंगे जो वो टेक्स्ट बुक शायद अपनी मर्यादाओं की वजह से नहीं कह सकती। आज हम उन लोगों का नाम लेंगे जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार थे। आज हम वो नंबर्स गिनेंगे जो कांग्रेस ने पिछले 50 साल से छुपाए। पहले समझते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगी। ये कोई राष्ट्रीय संकट नहीं था, ये युद्ध नहीं था, ये बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्टोरल मालप्रैक्टिस की दोषी निकली। फैसला साफ था, उनकी एमपी सीट जाएगी और 6 साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। Coming undemocratic, unconstitutional. What was threatened was the very stability and unity of India. एक प्रधानमंत्री के सामने दो रास्ते थे दोस्तों, रिजाइन कर दो या कोर्ट का सामना कर लो। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। 13 दिन बाद 25 जून को रात को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से, जो उस वक्त खुद एक रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं थे, आर्टिकल 352 पर साइन करवाया गया। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर, जबकि असली डिस्टरबेंस सिर्फ एक ही थी, इंदिरा गांधी की अपनी खुद की कुर्सी को खतरा। ये डेमोक्रेसी की हत्या थी दोस्तों, और ये हत्या सिस्टमैटिक थी, स्टेप बाय स्टेप प्लान्ड। और इसमें पहला स्टेप था अपोजिशन को ही खत्म कर दो। जो भी आवाज उठा सकता था उसे जेल में डाल दो। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें पूरा देश जेपी कहता था, एक ऐसे नेता जो गांधी के आंदोलन से निकले थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मोरारजी देसाई को जेल भेज दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, उन्हें मीसा के तहत बंद कर दिया गया। एलके आडवाणी, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, और ये सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, कॉमन सिटीजन्स भी थे। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत करीब 35,000 लोग बंद किए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आंकड़ा और भी भयावह है, 1,40,000 डिटेंशंस बताता है। राजनाथ सिंह, जो आज देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें 18 महीने जेल में रखा गया, और जब उनकी मां की मृत्यु हुई तब भी उन्हें पैरोल नहीं दी गई। अपनी मां के अंतिम दर्शन नहीं कर सके वो। ये इमरजेंसी की डिसिप्लिन थी दोस्तों। दूसरा स्टेप, प्रेस को गूंगा कर दो। 25 जून की रात दिल्ली के अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। सुबह जो अखबार छपे वो या तो ब्लैंक कॉलम्स लेकर आए, साइलेंट प्रोटेस्ट, या इंदिरा गांधी की प्रशंसा में लिखे सरकारी प्रोपेगेंडा से भरे थे। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन ने रेजिस्ट किया, उनके एडिटर्स को जेल भेज दिया गया। कुलदीप नायर जैसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, वो एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उस वक्त, पूरी तरह स्टेट प्रोपेगेंडा का टूल बन गया। एक रात में सब कुछ बदल गया। तीसरा स्टेप, संविधान को ही बदल दो। 52वें अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, पार्लियामेंट से तब पास करवाया गया जब सारे अपोजिशन लीडर्स जेल में थे। इस अमेंडमेंट में जुडिशरी की शक्तियां कम की, इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिकली बेअसर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एडीएम जबलपुर केस में 4-1 की मेजोरिटी से यह कहा कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ और लिबर्टी के अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब सरकार किसी को भी बिना कारण बताए जेल में रख सकती थी और कोई कुछ नहीं कर सकता था। अकेले जस्टिस एचआर खन्ना ने डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार इमरजेंसी में भी नहीं छीना जा सकता। इस डिसेंट की कीमत उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस की कुर्सी से चुकाई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडीएम जबलपुर को इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे काला क्षण कहा। चौथा स्टेप, और ये सबसे क्रूर था, संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे को किसी इलेक्टेड पोजीशन पर नहीं थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर थे। और उन्होंने 2 कैंपेन चलाए जो इतिहास में क्रूरता के सिंबल बन गए। पहला, फोर्स स्टेरिलाइजेशन। देश भर में करीब पुरुषों को जबरदस्ती बिना कंसेंट के नसबंदी करवाई गई। आंकड़े सुनकर के रूह कांप जाती है। 1975 से 76 में 26.42 लाख स्टेरिलाइजेशंस, 1976 से 77 में 81.32 लाख, 2 साल में कुल 1 करोड़ 7 लाख स्टेरिलाइजेशंस। शाह कमीशन की रिपोर्ट में 1774 मौतें इन प्रोसीजर्स में लिंक्ड बताई जाती है। उत्तावर गांव में अकेले एक गांव में 800 लोगों की जबरन नसबंदी की गई। राशन कार्ड, घर, नौकरी, लोन, सब कुछ स्टेरिलाइजेशन से लिंक कर दिया गया। जिसने मना किया उसका सब कुछ छिन गया। और दूसरा, तुर्कमान गेट।
दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एक मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था। अप्रैल 1976 में वहां स्टरलाइजेशन क्लिनिक खोली गई। लोगों को जबरदस्ती लाया गया। साथ में स्लम डिमोलिशन चल रही थी। जामा मस्जिद के पास की उन गलियों में बुलडोजर्स घुस गए। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने गोली चला दी। संजय गांधी खुद पास के एक होटल की छत पर बाइनोकुलर्स लेकर के ये सब कुछ देख रहे थे। कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए आज भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। ब्रिटानिका लिखता है इट इज क्लियर दैट हंड्रेड्स वर किल्ड। ये डिसिप्लिन था दोस्तों। और अब आते हैं इस सवाल पर जो सबसे जरूरी है। आज जो लोग इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है का नारा लगाते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी दादी ने वो डेमोक्रेसी खत्म की जो अंबेडकर ने बनाई थी उनकी मां के नाम पर। उनके अंकल संजय गांधी ने गरीब मर्दों की नसबंदी करवाई। उनके परिवार ने तुर्कमान गेट पर गोलियां चलवाई और पिछले 50 सालों तक उसी परिवार की एक पार्टी आईएनसी ने यह सब सुनिश्चित किया कि ये इतिहास टेक्स्ट बुक में बिल्कुल ना आए, कि बच्चों को ये पता ही ना चले कि इमरजेंसी एक फुटनोट बनी रही। ये सिलेक्टिव एमनीशिया इत्तेफाक नहीं था, ये कॉन्शियस डेलिब्रेट व्हाइट वॉश था। लेकिन दोस्तों इतिहास को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। Mrs. Gandhi, can you imagine any circumstances in which you might once again become Prime Minister of India? I can certainly imagine the circumstances. 21 महीने की तानाशाही के बाद जब इंदिरा गांधी ने शायद ये सोचकर कि वो जीत जाएंगी 1977 में इलेक्शंस अनाउंस की, तो भारत के लोगों ने जवाब दिया बैलेट बॉक्स के जरिए। कांग्रेस हार गई। पहली बार देश में गैर कांग्रेस गवर्नमेंट आई और ये साबित हुआ कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि 21 महीनों की तानाशाही भी उन्हें नहीं उखाड़ सकती। एनसीईआरटी का ये स्टेप क्लास 9th में इमरजेंसी को पढ़ाना देर से जरूर आया है लेकिन सही दिशा में है। आज का बच्चा जानेगा कि जब एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सीट बचाने के संविधान को सस्पेंड किया तो देश ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो जानेगा कि डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक नहीं होती, उसे हर जनरेशन को फिर से कमाना पड़ता है। और शायद वो ये भी समझे कि जो लोग आज सबसे जोर से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है चिल्लाते हैं, उनके इतिहास में एक रात थी जब उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बिजली काट दी थी। 25 जून को हम याद करते हैं इसलिए नहीं कि हम नफरत में जिए, इसलिए कि जो हुआ वो फिर से ना हो। दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।